आज का टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। आज हम लोग भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल बनते हैं और पूछे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से आज का टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जामिनरों का समझ लीजिए फेवरेट टॉपिक है। लगभग सभी वनडे एग्जाम में, सभी एग्जामों में जिसमें जीएस पूछा जाता है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित कोई ना कोई सवाल आता ही आता है। तो उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को, उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को टारगेट करके आज का क्लास तैयार किया गया है। आज का क्लास शुरू करें उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप लोग अपना जीएस बेस से मजबूत करना चाहते हैं कि हमारे जीएस का बेस मजबूत हो जाए, तो जीएस वाले बाबा को सब्सक्राइब करें और आल का बटन दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के तहत जो हमारा पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है राष्ट्रीय प्रतीक, यानी हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको कहां से लिया गया है? भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है। और जो हमारा प्रतीक है उसके शीर्ष पर चार सिंह एक दूसरे के तरफ पीठ किए हुए हैं। यहां से भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आए हैं और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपी पुलिस, यूपी एसआई, लेखपाल में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला टॉपिक है, पूछा जाने वाला टॉपिक है। राष्ट्रीय प्रतीक का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको कहां से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। और इसके शीर्ष पर चार सिंह की आकृतियां हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं। चलिए राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित अगले तथ्यों को देखते हैं। पहले राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसको हम लोग करेंगे। तो राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित जो अगला पॉइंट है कि इसके निचले हिस्से में एक हाथी, एक चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा, एक सांड और एक सिंह का आकृति, उभरी हुई आकृति बनी हुई है और इन आकृतियों के बीच में चक्र का निशान है। एग्जामिनर पूछ लेगा कि जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसके निचले भाग में कौन से जानवर की आकृति बनी हुई है, तो एक जानवर इसी में से हाथी, घोड़ा, सांड या सिंह डाल देगा, तीन अन्य जानवरों को दे देगा। तो जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिसका जीएस बेस से मजबूत होगा, जिसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, तो वो बच्चा कर ले जाएगा। और जिसका कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं, सब में शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, ऊपर के सारे टॉपिक पढ़ लिए, बेस कुछ पढ़े ही नहीं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेस से संबंधित जनरल क्वेश्चन भी 4 5 6 क्वेश्चन जनरल डाले जाते हैं। इसमें एग्जामिनर देखता है कि बच्चे का बेस कैसा है, बेस से पढ़ा है कि केवल बस ऊपर ऊपर पहुंच गए आईएएस की तैयारी करने, बेस कुछ पता ही नहीं है। तो बेस को पहले मजबूत कीजिए। मेरा दावा है आज का पूरा क्लास देखने के बाद भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित कोई भी सवाल किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, वो आपका सही जाएगा, अगर जो अच्छे मन से, सच्चे मन से आज का क्लास देखे और पढ़े तो। और जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, इसको भारत सरकार ने कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को। बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, याद रखिएगा, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। और लिख कर ले लीजिए कि आने वाले यूपीएसआई, लेखपाल और यूपी पुलिस में पूछा जाने वाला डेट है 26 जनवरी 1950 को। हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको भारत सरकार ने अपनाया था। और जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसके नीचे सूत्र लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। इसको कहां से लिया गया है? तो इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
और जो ये सूत्र सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसको मुंडको उपनिषद से लिया गया है, इसको किस लिपि में लिखा हुआ है? तो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हमने यहाँ पर उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करने का प्रयास किया है जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए, राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको देखते हैं कि शासकीय कार्यों में प्रयोग लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं। नीला राष्ट्रीय प्रतीक है, उसका कौन प्रयोग करता है? तो नीले राष्ट्रीय प्रतीक का प्रयोग भारत के मंत्रियों द्वारा किया जाता है। जो हमारे देश के मंत्री हैं, उनके द्वारा जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक का चिन्ह, तो उस किस कलर में प्रयोग किया जाता है? नीले रंग का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो भारत के मंत्रियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और लाल रंग का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो राज्यसभा के सदस्यों और अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और हरे रंग का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, यानी लोकसभा सदस्य यानी सांसद के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है, यानी भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको कहाँ से लिया गया है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसको सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला, सिंह स्तंभ से। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? सिंह स्तंभ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के शीर्ष पर बने सिंह की संख्या कितनी है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसके शीर्ष पर 4 सिंह एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार ने कब अपनाया? इसको तो बिल्कुल याद ही रखिएगा, आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में है 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है उसको भारत सरकार ने कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको याद ही करना होता है। बहुत सारे कोचिंग वाले देखेंगे, यूट्यूब उठाइए, बहुत सारे ट्रिक बताते रहेंगे, बहुत सारे सूत्र बताते रहेंगे। अरे भाई, जब आपको सूत्र याद रहेगा, वो ट्रिक याद रहेगा, तो ये भी याद रहेगा। सूत्र और ट्रिक काम नहीं आता है, लगातार बारंबार प्रैक्टिस। जब तक आप छात्र जीवन में, लगातार आपको पढ़ना है, एक निश्चित समय अंतराल पर इन सारी चीजों को देखते रहना है। का कोई सूत्र नहीं है, इसको पढ़ना ही पढ़ना, इसको याद ही रखना है जब तक आप कहीं सेट नहीं हो जाते हैं। जब तक आप प्रतियोगी जीवन में हैं तब तक लगातार इनको एक निश्चित समय अंतराल पर पढ़ते रहिए, देखते रहिए। क्योंकि जब लगातार आप इस पर ध्यान देते रहेंगे, लगातार इसको एक निश्चित अंतराल पर पढ़ते रहेंगे, तब जब एग्जाम हॉल में होंगे और ये क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी। जो बच्चा ट्रिक और सूत्र पर ज्यादा विश्वास करता है वो ट्रिक के लायक ही हो रह जाता है, वहां पर भी कंफ्यूजन में उसका एग्जाम खराब हो जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार ने कब अपनाया? 26 जनवरी 1950। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है ये 26 जनवरी 1925, राष्ट्रीय प्रतीक। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में लिखा सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को कहां से लिया गया है? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में लिखा सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और जो ये सत्यमेव जयते सूत्र लिखा हुआ है, ये किस लिपि में लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि शासकीय कार्यों में लाल राष्ट्रीय प्रतीक किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि शासकीय कार्यों में लाल राष्ट्रीय प्रतीक अधिकारी एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। याद रहे,
भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के तहत जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तो जो हमारा तिरंगा है वो 3 रंग का है, जिसमें केसरिया सबसे ऊपर है, सफेद बीच में है और हरा सबसे नीचे है। बच्चा यहाँ भी बहुत कंफ्यूज होता है कि जो रंगों की पट्टियां हैं इसमें कंफ्यूजन में हो जाता है, किस रंग की पट्टी सबसे ऊपर है और किस रंग की पट्टी सबसे नीचे है और कौन सी पट्टी बीच में है। तो याद रहे, केसरिया सबसे ऊपर, सफेद रंग की पट्टी बीच में और हरे रंग की पट्टी नीचे होता है। और जो बीच में सफेद रंग की पट्टी है उसी पे नीले रंग का चक्र बना हुआ है। उस चक्र को सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है और इस चक्र में 24 तीलियां हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ से लगभग कई प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं? जैसे जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं। तो जिस बच्चे का बेस मजबूत होता है, बेस से पढ़ा है, वो कंफ्यूज नहीं होता है, वो तो जान जाता है कि 24 होती है। और जो बच्चा ये समझ के इसको छोड़ देता है कि अरे तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये क्या हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। एग्जामिनर बड़ा बुद्धिमान होता है, एग्जामिनर सोच देखता है कि बच्चे ने बेस को कितना पढ़ा, उसका बेस कितना मजबूत है। तो इसलिए हर पेपर में, चाहे वनडे हो या आईएएस पीसीएस हो, कोई भी पेपर हो, हर पेपर में 2-4 क्वेश्चन बेस से पूछे जाते हैं। तो याद रहे कि केसरिया रंग, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग सबसे ऊपर, बीच में व्हाइट कलर यानी सफेद कलर, सबसे नीचे हरा कलर। जो सफेद पट्टी उस पर चक्र बना हुआ है जो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। और वो चक्र का जो कलर है वो नीला है और चक्र में तीलियों की संख्या 24 है। चलिए राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित अन्य तथ्यों को देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। यानी जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो 3 मीटर लंबा होगा तो 2 मीटर चौड़ा होगा, 3 फुट लंबा होगा तो 2 फुट चौड़ा होगा। यानी राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। याद रहे, यहाँ भी बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन देता है क्वेश्चन में कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है अगर जो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। चलिए, राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृत शौर्य व त्याग का, सफेद रंग सत्य एवं पवित्रता का, हरा रंग जीवन समृद्धि का और कृषि प्रधान देश का प्रतीक है। भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। याद रहे, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप है उसको संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। ये तारीखें जो है, ये डेट है, बहुत बच्चे इस तारीखों को, डेट से बड़ा परेशान होते हैं। उनको लगता है बड़ी कठिन है, इसको याद नहीं होगा, लेकिन उसको तो याद करना ही करना है। क्योंकि ये ऐसे जो तारीखें होती, जो डेट होती हैं, ये ही हमारे मेरिट को बढ़ाती और घटाती है। क्योंकि बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो इन पर ध्यान देते हैं, सोचते हैं अरे 1-2 क्वेश्चन आएगा क्या पढ़े। अरे उसी 1-2 क्वेश्चन को, वही 1-2 क्वेश्चन निर्धारित करते हैं कि बच्चे ने कितना मेहनत किया है। तो इसको याद रखिएगा कि हमारा संविधान सभा जो था उसने 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप था उसको अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। किसने? हंसा मेहता ने। जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसको संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को? तो हंसा मेहता ने। चलिए, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज में किस रंग के पट्टी के बीच में चक्र बना हुआ है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बीच में कौन से कलर की पट्टी है? तो व्हाइट कलर की पट्टी है और उसी सफेद कलर के पट्टी पर चक्र बना हुआ है जो नीले कलर का है और जिसमें 24 तीलियां हैं जो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र किस रंग का है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र नीले रंग का है जिसमें 24 तीलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है
कि राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र बना हुआ है सफेद पट्टी के बीच में, उसमें तीलियों की संख्या 24 यानी 24 है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एसआई के पेपर में इसको पूछा गया था, बीपीएससी में भी पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो हंसा मेहता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था हमारे राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में। चलिए, संविधान सभा से संबंधित जो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो नो कंफ्यूजन, ओनली सॉल्यूशन। राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 यानी 3:2 है। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो अगला महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के निधन पर संपूर्ण देश में 12 दिन के लिए और पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन पर 7 दिन के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। और जो प्रसिद्ध झंडा गीत है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसके रचनाकार कौन है? श्यामलाल प्रसाद गुप्ता। याद रहे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा के लेखक कौन है? तो श्यामलाल प्रसाद गुप्त जी हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन कब किया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में किया गया था। अब इससे संबंधित क्वेश्चनों को देखते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन इन तथ्यों से पूछता और बनाता है। तो राष्ट्रपति के निधन पर राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिन के लिए झुका दिया जाता है? तो वर्तमान राष्ट्रपति के निधन पर राष्ट्रीय शोक होता है वो 12 दिन का होता है। 12 दिन के लिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। और जब कोई पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति का निधन होता है तो 7 दिन के लिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। याद रहे, क्वेश्चन को पढ़कर उसका आंसर देना है। कोई भी एग्जाम हॉल में जब आप बैठिए, जितने मन से उत्तर को ढूंढते उतने ही मन से क्वेश्चन को पढ़िए। बच्चा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ता ही नहीं, आंसर ढूंढने लगता है। क्वेश्चन पूछता कुछ और है, आंसर में कुछ दे आता है। बाद में कहता है ये तो क्वेश्चन जानते थे, बड़ा सरल क्वेश्चन था, हमने इसको कई बार पढ़ा, लेकिन वहां एग्जाम हॉल में गलत करके चले आए कंफ्यूजन में। अरे भाई, जल्दबाजी मत कीजिए, आपके जीवन का सवाल है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद अच्छे से आंसर को दीजिए। चलिए, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार कौन है? तो प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार श्यामलाल गुप्त जी हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बी सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को प्रदर्शित किया गया था। चलिए, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है राष्ट्रगान। जो हमारा राष्ट्रगान है, इससे भी संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इससे महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं और उनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया था। यानी जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था? तो 24 जनवरी 1950 को। इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। और इसको मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? बांग्ला में। और इसके हिंदी संस्करण को भारत का राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। याद रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं ये। और जो हमारा राष्ट्रगान है, इसके गायन का समय क्या है? जो हमारा राष्ट्रगान है, इसको 52 सेकंड में इसको गाना होता है। जो हमारा राष्ट्रगान है, इसके गाने का समय है 52 सेकंड।
और जो संक्षिप्त राष्ट्रगान है, संक्षिप्त राष्ट्रगान को गाने का समय है 20 सेकंड। और संक्षिप्त राष्ट्रगान जो है उसके उसमें राष्ट्रगान के पहले और आखिरी लाइन को गाया जाता है, याद है। और सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सरला देवी के द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रगान को गाया गया था। कब? 27 दिसंबर 1911। और ये सरला देवी कौन है? ये रविंद्रनाथ ठाकुर की भांजी है, याद रखिएगा। और सबसे पहले हमारा जो राष्ट्रगान है किसके द्वारा गाया गया था? सरला देवी जी के द्वारा गाया गया था। और कब गाया गया था? भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911। चलिए, राष्ट्रगान से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा राष्ट्रगान है वो सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित की गई थी? तो तत्वबोधिनी में प्रकाशित की गई थी। किस शीर्षक से प्रकाशित की गई थी? तो भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। और जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, इसका अंग्रेजी में अनुवाद मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है। यानी कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने राष्ट्रगान के संगीतमय धुन को बनाया है। चलिए, राष्ट्रगान से संबंधित जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया था? तो जन गण मन को हमारी संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। यानी क्वेश्चन क्या है कि जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया था? तो जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। अभी हम लोगों ने पढ़ा, याद रहे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान गाने का समय क्या है? तो राष्ट्रगान गाने का समय, इसका सही आंसर है 52 सेकंड है। और अगला क्वेश्चन है कि संक्षिप्त राष्ट्रगान गाने का समय क्या है? तो संक्षिप्त राष्ट्रगान जो गाने का समय है 20 सेकंड है। और संक्षिप्त राष्ट्रगान में राष्ट्रगान के पहले और आखिरी लाइन को गाया जाता है। चलिए, इससे संबंधित अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में, राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था? सरला देवी जी के द्वारा गाया गया था। और सरला देवी कौन थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर की भांजी है। चलिए, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया था? अभी हमने बता ही दिया कि राष्ट्रगान को सरला देवी जी के द्वारा पहली बार गाया गया था राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1911 में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान का संगीतमय धुन बनाने का श्रेय किसको है? तो राष्ट्रगान का संगीतमय धुन बनाने का श्रेय जो है वो है ऑप्शन नंबर पहला, यानी ये कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है। अगला जो हमारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि राष्ट्रीय गीत, जो हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत है, उससे संबंधित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं। तो आइए जानते हैं राष्ट्रीय गीत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950, बड़ा ही महत्वपूर्ण तिथि है भैया, 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950, इसको तो दिमाग में ही बैठा लीजिए कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। और यही सारे डेट जो है बड़ा ही कंफ्यूजन डालते हैं, और इनका कोई शॉर्टकट और सूत्र नहीं है। इनको भैया लगातार पढ़िए, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। इसी 2-4 नंबर से लोग रुक जाते हैं। बच्चा खूब मेहनत करता है और डेट को याद करने से कतराता है, ट्रिक अपनाता है। नहीं, हाँ ये याद होंगे। कैसे याद होंगे? कभी आप इनको पुस्तक से पढ़िए, कभी आप इसको डिजिटल यूज करिए, मोबाइल से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए,
और एक निश्चित समय अंतराल पर लगातार पढ़ते रहिए, तभी ये डेट याद होंगे। नहीं तो जब तक आप पढ़ेंगे, एक बार दो बार पढ़ेंगे, याद रहेंगे, और जब एग्जाम का समय आएगा तब कंफ्यूजन आ जाएगा। तो इसके भैया कोई ना ट्रिक अपनाइए, ना इसमें कोई शॉर्टकट अपनाइए। डेट को याद करने के लिए लगातार प्रैक्टिस करिए और निश्चित समय अंतराल पर इसको दोहराते रहिए, और यही एक दो नंबर आपके मेरिट को बनाते और बिगाड़ते हैं। लास्ट में बच्चा हताशा के को हताशा हाथ लगती है, और लगता है कि हमने इतना मेहनत किया, इतना सब कुछ किया, हमारा सिलेक्शन नहीं। तो उसका सिलेक्शन ना होने के कारण यही है कि वो बचता है तारीखों को याद करने से। तारीखों को याद करिए। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, और राष्ट्रगीत गाने का समय 1 मिनट 5 सेकंड है। याद रहे, यहाँ भी बहुत कंफ्यूजन होता है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में बच्चा बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो राष्ट्रगीत है उसके गाने का समय 1 मिनट 5 सेकंड है, और जो राष्ट्रगान है हमारा, उसके गाने का समय 52 सेकंड है, और संक्षिप्त राष्ट्रगान गाने का समय 20 सेकंड। तो याद रहे, जो राष्ट्रीय गीत है उसको गाने का समय क्या है, 1 मिनट 5 सेकंड। और इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमारे भारतीय संसद का अधिवेशन का जो शुरुआत होती है, तो भारतीय संसद का अधिवेशन का जो प्रारंभ होता है वो राष्ट्रगान के साथ होता है, और जो समापन होता है वो राष्ट्रगीत से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि जो हमारी भारतीय संसद है उसके अधिवेशन का प्रारंभ किसके साथ किया जाता है, तो राष्ट्रगान के साथ किया जाता है, और समापन राष्ट्रगीत के साथ किया जाता है। चलिए, राष्ट्रगीत से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल है उसको देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय गीत गायन का समय कितना है। तो भारतीय राष्ट्रीय गीत का जो गायन का समय है 1 मिनट 5 सेकंड है। इसका पहला आंसर सही है, पहला ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय गीत के गायन का समय 1 मिनट 5 सेकंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन है। तो भारतीय राष्ट्रीय गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, याद रहे भैया। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर से भी संबंधित हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय कैलेंडर से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि ग्रीगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक सम्मत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। और जो हमारा हिंदी वर्ष है, हिंदी नया वर्ष का जो पहला महीना होता है वो चैत्र का होता है, यानी हिंदी वर्ष का पहला महीना चैत्र का है। यही महत्वपूर्ण बिंदु है और यही क्वेश्चन आता है। चलिए, राष्ट्रीय कैलेंडर से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को सरकारी प्रयोग के लिए कब अपनाया गया था। तो इसका सही आंसर है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चलिए, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है, राष्ट्रीय पंछी जो है वो मयूर है, राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है, राष्ट्रीय फल हमारा आम है, राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है, और राष्ट्रीय नदी जो हमारी है वो गंगा है, और राष्ट्रीय जलीय जीव जो हमारा है वो गंगा डॉल्फिन है, राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो हाथी है। ऐसे क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे एक एंट्रेंस एग्जाम में और अग्निवीर में या वनडे एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो वो है हाथी है। बच्चे का बेस मजबूत नहीं होता है, तो ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चनों में भी बच्चा फंस जाता है और कंफ्यूजन में आ जाता है। तो भैया, पढ़ाई में कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं है, केवल सल्यूशन की जगह है, और सल्यूशन ये है कि लगातार प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आप छात्र जीवन में है, प्रतियोगी छात्र हैं। हमने प्रयास किया है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया जाए। मेरा विश्वास है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित कोई सवाल किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा तो यही से पूछा जाएगा, और जो छात्र इस क्लास को पूरा देखेगा, 2 बार 4 बार एक निश्चित अंतराल पर देखता रहेगा, तो उसका क्वेश्चन
भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित गलत नहीं जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।